हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट और यूएनओ यानी कि इंटरनेशनल स्तर पर डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर क्या क्या काम किए गए हैं उन सब के बारे में आज के इस क्लास में हम डिटेल से जानेंगे। देख लेते हैं हम कि आज की इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पर IDNDR लिखा है मैंने, याकोहामा ह्यूगो सेंडाई फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये सभी आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहने वाले हैं, आपके सिलेबस में गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ पर इन सबको एक्सप्लेनेशन को फुल कंसेप्ट के साथ में लिख दिया है। बाद में मैं आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू इनकी सारी रिवीजन भी करा दूंगी, पर पहले हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IDNDR है, इसके साथ साथ जैसे इसके क्या उद्देश्य है, इसको क्यों लॉन्च किया गया था, क्या कारण थे, यूएनओ ने इसके लिए क्या गाइडलाइंस जारी की हैं, इसके बाद याकोहामा रणनीति क्यों थी, इसके बाद में यहाँ पर ये महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। ये सारी की सारी बातें मैंने इस क्लास में यहाँ पर इसे ऐड कर दी हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहेंगी, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी, जैसे इसके लिए कौन सी इमरजेंसी एजेंसीज बनाई गई हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर इस ह्यूगो कार्य योजना क्या है, इसके बाद जो सेंडाई फ्रेमवर्क है ये क्या है, ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहने वाले हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं हमारी आज की क्लास। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मैं उसे पिन कर दूंगी। तो स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखा है कि आपदा प्रबंधन और यूएनओ, क्योंकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट था ना 1990 से पहले, 1990 से पहले जो डिजास्टर मैनेजमेंट था यानी कि जो डिजास्टर थे, आपदाएं थी, वो इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी, मतलब कोई भी कंट्री उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन 1990 के दशक के आसपास, इसे हम दशकीय प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, तो 1990 में यहाँ पर आपदा प्रबंधन को लेकर बहुत सारे काम किए गए। तो उसमें यूएनओ जो है ना, इसने सबसे पहला कदम उठाया। इसने कहा कि क्यों ना सभी देश इकट्ठे होकर जो डिजास्टर है उसके ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पर यूएनओ ने अपनी एक मीटिंग बुलाई और ये कहाँ पर बुलाई, जापान में ही बुलाई है। तो सबसे पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ इसका 1990 में, इसे हम IDNDR के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैंने D स्मॉल सा लिखा है, तो इसका नाम है IDNDR, ठीक है। 1990 में इसका सबसे पहला कॉन्फ्रेंस हुआ है और ये कॉन्फ्रेंस जापान में ही क्यों रखा गया था, क्योंकि आपको पता है जापान जो है वो रिंग ऑफ फायर में आता है। यहाँ पर बहुत सारी आपदाएं आती हैं, भूकंप जैसी घटनाएं वहां पर डेली घटित होती है। तो इसलिए इसकी जो पहला सम्मेलन है, इसके जितने भी सम्मेलन हुए हैं सभी जापान में ही आयोजित कराए गए हैं। ये सभी जापान के क्या है, जैसे याकोहामा है, ह्यूगो है, सेंडाई है, ये सभी क्या है जापान के मतलब सिटीज वगैरह हैं, उनके नेम है, उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया है। तो सबसे पहली बार अगर आपसे पूछा जाए कि आपदा प्रबंधन को लेकर सबसे पहली बार काम कब किया गया, तो आप क्या टिक करेंगे यहाँ पर, ये 1990 में इसके ऊपर काम शुरू हुआ है, जिसे क्या नाम दिया गया, IDNDR। इसके बाद इसका सेकंड सम्मेलन होता है याकोहामा सम्मेलन 1994 में, सेकंड सम्मेलन है ये। थर्ड सम्मेलन होता है 2005 में, एंड देन जो इसका लास्ट सम्मेलन है ये 2015 में होता है, ठीक है। यहाँ से आप इसे देख भी सकते हैं, ये मैं बस आपको समझा रही हूँ, PDF आप इसकी ले लेना मेरे से, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर इसके पहले सम्मेलन के बारे में। जिसका फर्स्ट सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित किया गया, जापान में आयोजित हुआ था। यहाँ मैंने लिखा है क्योंकि जापान जो है वो रिंग ऑफ फायर में आता है, प्रशांत महासागर में है, ठीक है। यहाँ पर ये जापान में इसलिए हुआ क्योंकि जापान में जो आपदाएं हैं वो बहुत ज्यादा आती है। और अगर आप कोई स्टेट PCS के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई बड़े एग्जाम की UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपकी एक क्लास बहुत जरूरी रहेगी, क्योंकि मैंने सारे यहाँ पर डीपली इसको लिखा है। इसके बाद है IDNDR। IDNDR क्या होता है, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर एंड रिडक्शन, क्योंकि इसमें नेचुरल डिजास्टर के रिडक्शन की बात कही गई थी। आपको एक बात याद रखनी है कि ये मैन मेड जो डिजास्टर होता है उसकी बात नहीं करता है, ये केवल नेचुरल डिजास्टर की बात करता है, उसके रिडक्शन की बात करता है। और ये क्या है, इंटरनेशनल डिकेड कहा जाता है। तो 1990 के दशक से शुरू हुआ था, 1990 से लेकर 2000 तक का जो दशक है, इसे हमने क्या नाम दिया है, यहाँ पर दशकीय वर्ष नाम दिया है, इंटरनेशनल डिकेड है ये। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर एंड रिडक्शन। इसके बाद यूएनओ के द्वारा 1990 के दशक को IDNDR द्वारा के रूप में घोषित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसे क्या कहा गया, IDNDR कहा गया। IDNDR मैंने आपको बताया है इंटरनेशनल डिकेड है ये, ठीक है। तो इसे दशकीय प्रोग्राम भी कहा गया है, डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन के रूप में इसको घोषित किया गया। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, बस मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, इससे आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। और एग्जाम में अगर इनमें से कुछ आ जाता है तो आप इसे भूलेंगे नहीं आसानी से, आप इसके ईयर्स भी टिक कर पाएंगे। क्योंकि मैं तो ना बहुत मतलब कंसेप्ट से पढ़ना पसंद करती हूँ, मुझे तो सिर्फ फैक्ट रटने पसंद ही नहीं है, और मैं पढ़ाती भी ऐसे हूँ कि इससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको फैक्ट्स भी अच्छे से याद हो जाए। तो
सवाल आता है कि ये मतलब इसको क्यों शुरू किया गया, क्या ऐसी जरूरत पड़ी? क्योंकि 1990 का दशक आते आते हमारे जो बहुत सारी कंट्रीज थी जिनमें आपदाओं की संख्या क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। 1990 के दशक तक आते आते आपदाओं से प्रभावित लोगों की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि होने लगी। आपदा की घटनाएं होने लगी, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, सुनामी है, चक्रवात है, इनसे बहुत सारे एरिया जो है वो क्या होने लगे, प्रभावित होने लगे। इसलिए क्या जरूरत पड़ी, मतलब इसलिए जरूरत पड़ी कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या हो, कमी आए, सॉरी डिजास्टर में कमी आए। ठीक है, कुछ नई आपदाओं का जन्म हुआ तो आपदा के को कम करने के लिए, उसका न्यूनीकरण होता है मतलब उसको कम करना, उसके लिए प्रथम इंटरनेशनल प्रयास था ये, जिसे हमने क्या नाम दिया है, IDNDR। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। कब आया है, 1990 में आया है ये तो, और ये मैंने आपको बता दिया, जापान में इसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था। अब इसके उद्देश्य क्या थे, IDNDR के उद्देश्य क्या क्या थे, ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। IDNDR के उद्देश्य क्या है, जैसे यहाँ पर प्रत्येक देश में प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी के लिए चेतावनी प्रणाली स्थापित करना। मतलब यहाँ पर पहली बात तो यही कही गई है कि अगर आपके देश में प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले जैसे भविष्यवाणी वगैरह है, ठीक है, उसकी प्रणाली स्थापित करनी होगी कि जिससे लोगों को पता लग सके कि उनके एरिया में ये आपदा आई है। इसके साथ साथ ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास करना था जो यहाँ पर इसके मतलब आपदाओं के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना, ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करना जिससे आपदाओं में क्या हो, कमी हो सके, लोगों की जो जीवन है वो बच सके। ठीक है, आपदाओं की भविष्यवाणी का मूल्यांकन करना, आपदाओं को कम करना और अन्य देशों के साथ प्रचार करना, यानी कि जो यहाँ पर जो भी मतलब भविष्यवाणियां वगैरह की गई हैं और आपदाएं आई हैं उनका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, मूल्यांकन करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे देशों के साथ अपनी स्ट्रेटेजी को शेयर करेंगे। तो यहाँ पर ये उद्देश्य थे IDNDR के। तो मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, भविष्यवाणी के बाद टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी के बाद उसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप याद रख लीजिएगा। IDNDR के यहाँ पर ये कुछ उद्देश्य हैं। किसी भी आपदा के आने से पहले जो पूर्व सूचना दी जाती है, जो किसके बारे में बताती है, जैसे मान लो भविष्यवाणी वगैरह की जाती है तो हमें पहले पता लग जाता है। जैसे यहाँ पर कोई तूफान आता है, आंधी आती है तो उससे पहले हमें पता लग जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 4th पॉइंट है, हमें सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस जारी करनी है। अब मान लीजिए कोई डिजास्टर आ गया तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि जिससे हमारा जो कल्चर है और जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनको खतरा हो, यानी कि उनको ध्यान में रखते हुए हमें ये गाइडलाइंस जारी करनी है जिससे जो हमारा हेरिटेज है वो भी बचा रहे और हमारी जो इकोनॉमी है वो भी सही रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो इकोनॉमी है वो सारा का सारा इसमें लग जाए और हम क्या हो जाए, बिल्कुल कंगाल हो जाए। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमें हमारी सांस्कृतिक के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी ध्यान में रखना है। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, UNO के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस। यहाँ पर UNO ने क्या क्या गाइडलाइंस जारी किए हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा है मैंने, आपदा निवारण तैयारी के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना बनाई। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर अपने अपने देशों के स्तर पर हम क्या बनाएंगे, इससे निपटने के लिए एक प्लानिंग करेंगे। ठीक है, कि क्या करेंगे, यहाँ पर प्लानिंग करेंगे कि हमें इससे कैसे निपटना है। यहाँ पर इसके साथ सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्थानीय प्रशासन। जहां पर भी आपको दिखाई देगा ना स्थानीय प्रशासन, वो इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें ना जो आपदाएं आती है उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए यहाँ पर स्थानीय प्रशासन को शामिल किया गया। तो बार बार यहाँ पर स्थानीय प्रशासन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सहायता के लिए स्थानीय प्रशासन को क्या किया गया, मजबूत किया गया है। इसके बाद यहाँ पर मतलब किया जाए और जो ह्यूमन यानी कि जो हम मानव है, मानव के स्वास्थ्य पर कोई भी बुरा प्रभाव ना पड़े, इस पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं उन पर ध्यान रखा जाए। प्रत्येक देश को अपने स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रारंभ की गई योजनाओं और कार्यक्रम। हाँ, यहाँ पर ये मैंने पॉइंट लिखा है कि आपके देश में जितनी भी आपदाएं आ रही हैं उनसे निपटने के लिए आपको ऐसी प्लानिंग्स बनानी चाहिए, ऐसे कार्यक्रम आयोजित कराने चाहिए तथा जो कार्यक्रम आप आपके देश में करा रहे हैं उसके बारे में यूएनओ को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल को आप सूचित करेंगे इन सबके बारे में। तो ये आपका जरूरी है। ये जो मैंने आपको 4th पॉइंट बताया है, ये गाइडलाइंस किसके द्वारा जारी की गई है, यूएनओ के द्वारा जारी की गई। तो हम इंफॉर्मेशन भी किसे देंगे, यूएनओ को देंगे। ठीक है, इसके बाद है IDNDR के कार्यक्रमों को शामिल करना और अपने देशों में राष्ट्रीय समितियों का गठन करना। तो हम हमारे देश में यूएनओ की गाइडलाइंस के थ्रू हम क्या बना रहे हैं, अपने देश में राष्ट्रीय समितियों का गठन कर रहे हैं। तो IDNDR के कार्यक्रमों में शामिल करना तथा उसको क्या करना, अपने देशों में राष्ट्रीय समिति का गठन करना। ठीक है, ये समिति क्या करेगी, डिजास्टर से रिलेटेड काम करेगी। तो यहाँ पर हमने पढ़ी है कुछ गाइडलाइंस जो किसके द्वारा दी गई है, यूएनओ के द्वारा दी गई है। IDNDR प्रोग्राम कब आया है, 1990 में आया है। कहां पर आयोजित की गई थी इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, ये जापान में आयोजित की गई थी और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारी की सारी बातें पढ़ ली हैं जो आपके ये IDNDR से रिलेटेड है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेंगी। ठीक है,
आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर नोट नहीं करना चाहते हैं तो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैं एक बार यहाँ पर सही कर देती हूँ। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं याकोहामा सम्मेलन। अब यहाँ पर हमने बात की याकोहामा सम्मेलन की। याकोहामा सम्मेलन को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी पढ़ा है आपको, IDNDR में सिर्फ गाइडलाइंस जारी की गई थी। अब मान लीजिए आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो जब आपकी कोई वैकेंसी आती है तो वैकेंसी वो क्या है आपके लिए? गाइडलाइंस है। सरकार के द्वारा क्या जारी की गई है? एक गाइडलाइंस जारी की गई। लेकिन रणनीति तो आपको ही बनानी होगी, आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो आपदा प्रबंधन है उसके लिए पहले गाइडलाइंस जारी की गई है। सिर्फ गाइडलाइंस जारी करने से कुछ नहीं होता है, हमें उसके लिए रणनीति भी बनानी पड़ती है, उसके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि हम उससे पहले क्या करेंगे, आपदा आने से पहले क्या करेंगे, प्री प्लानिंग करेंगे, आपदा आने के बाद क्या करेंगे। तो ये सारी की सारी बातें किसमें कही गई? याकोहामा रणनीति में कही गई हैं। इसीलिए याकोहामा रणनीति को लाने की आवश्यकता पड़ी। तो हम पढ़ लेते हैं याकोहामा सम्मेलन के बारे में। सबसे पहला जो IDNDR हुआ था वो 1990 में हुआ था। याकोहामा सम्मेलन ये सेकंड कॉन्फ्रेंस है, ये भी कहां पर होता है? जापान के याकोहामा शहर में होता है, ठीक है। कब होता है? मई 1994 में। कहां पर हुआ है? जापान में हुआ है, याकोहामा नगर में हुआ है। किस लिए किया गया ये? ताकि आपदा से पहले जो प्रबंधन कर रहे हैं और जो आपदा के बाद में प्रबंधन करेंगे, जैसे आपदा से पहले हमने क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई है, क्या क्या काम किया है, क्या क्या मतलब हमारे देश में किस तरह पर काम हो रहा है, कितना फंड रखा गया है, और इसके बाद हमने राहत कार्य कितना किया है और बचाव कार्य कितना किया है, पुनर्निर्माण कितना किया, लोगों को कितने आवास मिले हैं, वो सब इसमें मतलब रणनीति में शामिल किए गए थे। 1990 के सम्मेलन में हम कुछ लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए। वहां सिर्फ हमने क्या जारी की है? वहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस जारी की थी। यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं? उसकी स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं कि हम उस पर कैसे काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है आपदा न्यूनीकरण पर, मतलब आपदा को कम करना, आपदा के प्रभाव को कम करने पर। ये जो UNO है इसका सेकेंड कॉन्फ्रेंस था, ठीक है। तो IDNDR मैंने यहाँ पर अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दिया और यहाँ पर लिखा भी है। IDNDR में रणनीति पर चर्चा नहीं हुई, केवल गाइडलाइंस पर चर्चा हुई थी। यहाँ पर किसकी बात कही गई है? यहाँ पर रणनीति की बात की गई है कि यहाँ पर इस सम्मेलन में प्राकृतिक आपदा, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो इसमें हम किसकी बात करेंगे? प्राकृतिक आपदाओं की बात करेंगे। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए क्या बनाई गई है? रणनीति तैयार करने के लिए इसे शुरू किया गया था। तो प्राकृतिक के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए किसके बारे में, तो आप क्या टिक करेंगे? प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। ह्यूमन जो हम फैला रहे हैं ना, जैसे मैन मेड वगैरह के डिजास्टर, उन सबके लिए नहीं है। तो इस रणनीति को कुछ नाम दिया गया था, इसका नाम था याकोहामा स्ट्रेटेजी एंड प्लान्स एक्शन फॉर सेफर वर्ल्ड। तो इसका पूरा नाम क्या है? याकोहामा स्ट्रेटेजी एंड प्लान्स एक्शन फॉर सेफर वर्ल्ड, इसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए याकोहामा का दूसरा नाम क्या है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाए स्ट्रेटेजीज ऑफ प्लान्स फॉर एक्शन ऑफ सेफर वर्ल्ड, ये किसका नाम है? कौन से सम्मेलन को नाम दिया गया? तो आप क्या टिक करेंगे? यहाँ पर ये नाम दिया गया आपके याकोहामा रणनीति को, ठीक है। तो आपको ये बात याद रख लेनी है, ये बहुत जरूरी है आपकी। तो यहाँ पर इसके बाद में हम पढ़ते हैं ये महत्वपूर्ण क्यों है, मतलब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये किसकी बात करता है? सबसे पहली बात तो ये प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में रणनीति की बात करता है। प्री प्लानिंग बेस है कि पहले से हम प्लानिंग बनाकर रखेंगे ताकि कोई भी ऐसी मतलब आपदा आती है तो हम उसमें फंस ना जाए। अब आप ही देखिए, मान लीजिए कि आपका कोई एग्जाम है, एग्जाम आने से पहले आप अपनी पूरी प्लानिंग करके रखते हैं कि हमें इस तरीके से पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है, तो जब एग्जाम आता है तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आती अगर आपकी पहले से तैयारी है। तो उसी तरीके से जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर आ जाता है, आपदा आ जाती है, अगर आप उसके लिए पहले से तैयार हैं तो जब आपदा आती है तो आपको वहां पर कम प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए क्या बनाई गई है? रणनीति बनाई गई। इसीलिए ये जरूरी है क्योंकि किस पर बेस है? ये प्री प्लानिंग पर बेस है, ये मैन मेड नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कैसी नहीं है, ये मैन मेड नहीं है और प्री प्लानिंग पर बेस है। अब यहाँ पर याकोहामा सम्मेलन में पहले क्या था और इसके बाद में क्या हुआ, यानी कि जब याकोहामा सम्मेलन 1994 में हुआ है, इससे पहले हम कैसे काम करते थे और अब इसके बाद में हम क्या क्या काम करेंगे। तो इससे पहले आपदा आने के बाद प्रबंधन करते थे, यानी कि जब आपदा खत्म हो जाती थी, सब कुछ तहस नहस हो जाता था, उसके बाद हम काम करते थे, बचाव और राहत का काम किया जाता था बस इससे पहले। लेकिन बाद में 1994 के बाद में यहाँ पर क्या कहा गया कि आप क्या करेंगे? प्री प्लानिंग करेंगे, आपदा की तैयारी करेंगे। आपदा की तैयारी में जैसे मेडिकल फैसिलिटी पहले रखेंगे, फूड रखेंगे, राहत कैंप पहले से बनाकर रखेंगे, तो ये सारी चीजें आप कर रखेंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि समुद्र के पास में सुनामी वगैरह आ जाती है तो उससे पहले भी क्या होता है, आपके वहां पर कुछ एरिया में कैंप बनाए गए होते हैं, राहत कैंप होते हैं, जहां पर वो जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं वो वहां पर जाकर रह सकते हैं और बाद में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। तो ये सब क्या है? मतलब प्लानिंग है। हमने क्या करके रखा था वहां पर? पहले प्री प्लानिंग करके रखी थी, आपदा की तैयारी के लिए हम पहले से रेडी थे।
कि आपदा आएगी तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इससे पहले हम क्या करते थे, यानी कि जो योकोहामा सम्मेलन है, इससे पहले हम क्या करते थे कि जो आपदा है, आपदा आने के बाद प्रबंधन करते थे, बचाव और राहत कार्य, मतलब सिर्फ बचाव और राहत कार्य करते थे, प्री प्लानिंग नहीं करते थे। तो यहाँ पर हमने क्या हम यहाँ पर क्या लेकर आए हैं, प्री प्लानिंग लेकर आए हैं, आपदा का निवारण कर सके, ठीक है, आपदा की तैयारी कर सके, आपदा निरोध कर सके, उसे रोकने का प्रयास करें और उसका निवारण करें, जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें। तो ये सब किसमें है, योकोहामा सम्मेलन 1994 के बाद की बातें हैं। ये योकोहामा में सारी बातें कही गई थी। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। बस यही लिखा है कि बचाव और राहत कार्य में जैसे हम उनको बाद में कैंप वगैरह में ले जाएंगे, मेडिकल फैसिलिटीज देंगे, ये सारी बातें हम बाद में करते हैं, ठीक है। तो ये कब था, योकोहामा से पहले था, यानी कि 1990 में इन सब बातें कही हुई थी। योकोहामा में आपदा पूर्व प्रबंधन को अधिक महत्व दिया गया। तो ये बात आपको याद रखनी है। मान लीजिए आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा सम्मेलन था जिसमें प्री प्लानिंग की बात कही गई थी, तो अगर आपने मान लीजिए इसको सिर्फ फैक्ट से पढ़ा होगा तो आप इसको कैसे टिक कर पाएंगे। तो योकोहामा में पूर्व प्रबंधन को क्या दिया गया, अधिक महत्व दिया गया था। तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपदा में किसको महत्व दिया गया है, योकोहामा में प्री प्लानिंग को ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस दी गई है। और यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात कही गई है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गई है, तो वहां के जो एरिया है, आपको बहुत सारा ऐसा एरिया चाहिए होगा जहां पर उन लोगों को विस्थापित किया जा सके। उसके लिए मान लीजिए आपको पेड़ काटने पड़ गए हैं या जंगल साफ करने पड़ गए हैं, तो ऐसा कुछ काम करना पड़ा है जिससे एनवायरमेंट को लॉस हुआ है। तो वहां पर आपने उनके लिए घर तो बना दिए, कैंप तो बना दिए, लेकिन वो जो पेड़ जो आपने काटे तो उसकी जगह दूसरे और नई जगह पर पेड़ बोएंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो भी बना रहे, ठीक है। और प्री प्लानिंग पर यहाँ पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, प्री प्लानिंग है। इसके साथ ही आपदा पश्चात, और इसमें दो बातें कही गई हैं, प्री प्लानिंग की भी बात करता है, साथ साथ ये किसकी बात करता है, मतलब जो प्रबंधन, जो आपदा प्रबंधन है, इसमें बाद की बात भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि प्री प्लानिंग की बात करता है, बाद में ये सेकंड बात ये है कि आपदा आने के बाद की बात भी करता है, मतलब आपदा के बाद आप क्या क्या करेंगे, बचाव और राहत कार्य की भी बात करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बचाव और राहत कार्य में जैसे आप उनको फैसिलिटी देंगे, उनके घर बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर पुनर्वास वगैरह भी करेंगे, इनके कार्यों पर जोर देंगे, ठीक है। यहाँ पर अपने अपने जैसे यहाँ पर क्या है, अपने अपने देश में, और यहाँ पर क्या बात कही गई कि आप अपने अपने देश में क्या करेंगे, आपदा प्रबंधन के कार्यक्रमों में शामिल करेंगे। मतलब अपने अपने देश में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं, आपके देश में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उन सब में किसे ऐड करेंगे, आपदा प्रबंधन को ऐड करेंगे। ये सारी बातें किसमें कही गई, योकोहामा सम्मेलन में कही गई है। योकोहामा सम्मेलन में 10 नियम लाए गए थे। तो ये 10 नियम कौन से हैं, ये बस हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जैसे आपदा जोखिम का आकलन करना, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकलन करेंगे। आपदा जो आई है उसका क्या करेंगे, सबसे पहले आकलन करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, ताकि जब आगे अगले साल वो आपदा आए तो हम उससे क्या कर सकें, वहां से उबर सके, हमें पता हो कि हमें क्या काम करना है, यहाँ पर कौन सी कितनी आपदा आ सकती है, कितना नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वहां पर रेडी रहेंगे, क्योंकि हम इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो यहाँ पर जितनी भी हमसे कोई कमियां रह गई थी उसे हम आगे वाले में पूरा कर लेंगे। इसलिए इसमें क्या कहा गया कि जोखिम जो होगा, आपदा होगी, उसका क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकलन करेंगे। आपदा निरोध और आपदा तैयारी को प्राथमिकता दी गई है, मतलब कारण जानेंगे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसका क्या कारण था, और आपदा की तैयारी कर रखेंगे, इसकी प्राथमिकता देंगे। इसके साथ साथ प्लानिंग्स बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे आपदा को लेकर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपदा से बचने का प्रयास करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, आपदा के बचाव के प्रभावी उपाय करेंगे, ठीक है। इनको बस आपको रीड आउट करना है। अब प्रभाव को कम करने के उपाय करेंगे, पर्यावरण संरक्षण बनाकर रखेंगे, और यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाकर रखेंगे। टेक्नोलॉजी की ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा तो किसकी हेल्प लेंगे, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेंगे। चेतावनी जो यंत्र है उसका प्रावधान किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे जो संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, लोग हैं, संरचनाएं हैं, इनकी सुरक्षा करना। इसमें मैं आपको बताती हूँ, इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि जैसे मान लीजिए आपदा आ गई है, तो आप जो आपदा आई है ना, वो आपके एरिया में और बांग्लादेश के एरिया में आई है, ठीक है। तो दोनों देश इससे ग्रस्त हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होगी कि आप अपने देश के लोगों को बचाएं, ठीक है। ये नहीं है कि आप अपने देश के लोगों को छोड़कर बांग्लादेश में पहुंच गए या किसी भी दूसरी कंट्री में जहां पर आपदा आई है वहां पर पहुंच गए हैं, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है।
आपको इसके लिए क्या करना होगा, आप सिर्फ अपने देश में अपने देश के लोगों को प्राथमिकता देंगे, अपने देश की संरचनाओं को, अपने देश की रक्षा करेंगे, अपने देश की संपत्ति की रक्षा करेंगे, आपकी पहली जिम्मेदारी होगी। तो ये सारी बातें इसमें कही गई हैं योकोहामा सम्मेलन में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी बनाई गई है, मतलब इसे नाम दिया गया है आपदा प्रबंधन संबंधित फेमा के नियम। इसे क्या कहा गया है, फेमा के नियम, फेडरल एजेंसी मैनेजमेंट, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी, आपदा प्रबंधन संबंधित फेमा के नियम, ये 2007 में आए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो योकोहामा सम्मेलन जो हमारा यहां तक खत्म हो गया है। इसके बाद हम अब पढ़ रहे हैं आपदा प्रबंधन संबंधित फेमा के नियम। 2007 में ये आए थे, ठीक है। 2007 में इन्हें प्रतिपादित किया गया था। 2007 में यूएसए की फेडरल इमरजेंसी एजेंसी ने 8 नियमों का प्रतिपादन किया। तो आपसे बस ये पूछा जा सकता है कि आपदा प्रबंधन संबंधित फेमा के नियम जो फेडरल इमरजेंसी है वो कब आई थी, तो 2007 में आई थी। यूएसए की फेडरल इमरजेंसी एजेंसी है ये, इसने 8 नियमों को प्रतिपादित किया है। अब यहाँ पर यूएसए इसे क्यों लेकर आया, क्योंकि यूएसए में भी बहुत भारी हिमपात होता है, बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होता है, मतलब इस तरीके की जो भी आपदाएं हैं वो आती रहती हैं। तो इसीलिए यूएसए ने इसको इमरजेंसी एजेंसी के 8 नियमों को प्रतिपादित किया। अब यहाँ पर आपदा क्यों लाए गए थे, इसके क्या क्या नियम थे इसमें ये कहा गया था कि जो आपदा प्रबंधन है वो क्या हो, व्यापक हो, यानी कि जो आपदा प्रबंधन है वो क्या होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, बड़े स्तर का होना चाहिए, ताकि कोई आपदा आती है तो इतना ज्यादा मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना व्यापक होना चाहिए कि वो केवल एक एरिया में ना हो। मान लीजिए आपके किसी एक एरिया में आ गई है, एक एरिया में कोई आपदा आई है, ठीक है, आपको उसको कंट्रोल करना है, तो उसका जो एरिया है मतलब जो उसका प्रबंधन है आपको इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा, इतना बड़े स्तर का करना होगा कि आप उससे अच्छे से निपट सके। आपदा प्रबंधन प्रगतिशील होना चाहिए, ठीक है, मतलब प्रोग्रेसिव होना चाहिए, और जोखिम केंद्रित हो, सेंट्रल, यानी कि जोखिम केंद्रित का मतलब यह है जिस एरिया में ज्यादा जोखिम है ना वहां पर केंद्रित हो, वहां उसको सेंटर में ध्यान में रखकर बनाया गया हो। जो भी मैनेजमेंट है वो आप कहां पर ध्यान में रख के करेंगे, जहां पर आपदा आई है, जो एरिया बहुत ज्यादा उससे ग्रसित है तो उसको सेंटर में रखकर काम करेंगे। ये कैसा होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि आप सभी इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, ठीक है, सभी एक साथ इसको लागू करेंगे। इसके साथ साथ सहयोग आधारित होना चाहिए। मान लीजिए आपके देश में कोई आपदा आई है और दूसरे देश क्या करेंगे, आपकी इसमें हेल्प कर सकेंगे। जैसे तुर्की में क्या आया था, अभी थोड़े टाइम पहले भूकंप आया था तो इंडिया ने उसकी हेल्प की थी। अफगानिस्तान की इंडिया बहुत बार हेल्प कर चुका है। तो ये क्या है, सहयोग आधारित है, यही सहयोग होता है। इसके बाद आपदा प्रबंधन संयोजित होनी चाहिए, यानी कि एक कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि प्रभावी हो सके, हम चाहे तो उसको बहुत जल्दी चेंज भी कर सके, ठीक है। इसके बाद पेशेवर होनी चाहिए। पेशेवर का मतलब यह है कि यहाँ पर एक्सपर्ट लोग होने चाहिए। ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल है और आपको उस काम में लगा दिया गया है, और तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे लोग आपको संभालते रह जाए, ठीक है। तो वहां पर कैसे लोगों की जरूरत होगी, जो एक्सपर्ट है। तो इसके लिए पहले से हम इसे ट्रेनिंग वगैरह देकर रखेंगे जिससे कि वो लोग क्या ना हो, बहुत ज्यादा इमोशनल ना हो सके। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक पढ़ लिया है योकोहामा सम्मेलन, और साथ साथ हमने IDNDR के बारे में पढ़ा है। इसके साथ साथ हमने इमरजेंसी फ्रेमवर्क के बारे में जाना है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ह्यूगो कार्य योजना है, और इसके बाद हम सेंडाई फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं आपको एक ही क्लास में इसलिए करा रही हूँ ताकि आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। ये मैंने जो क्लासेस यहाँ पर ये नोट डाउन किए हैं, लिखे हैं ना, कम से कम मेरे 4-5 घंटे की मेहनत है ये, जो आपको ये थोड़ी सी क्लास में मिल रही है। तो आप इसको वीडियो को लाइक भी कर दीजिए कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ, आप इसको लाइक भी नहीं करते हैं। तो आप इससे शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं ह्यूगो कार्य योजना के बारे में। अब यहाँ पर आपको पता है कि हमने क्या बनाई थी, स्ट्रेटेजीज बनाई थी, लेकिन हम उसके गोल को प्राप्त नहीं कर सके, उसके गोल को अचीव नहीं कर सके। अब हमने ह्यूगो कार्य योजना इसलिए लेकर आए ताकि हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के टारगेट को अचीव कर सके। तो ये 10 साल के लिए लाए थे हम ह्यूगो कार्य योजना। 2005 से 2015 के बीच में थी। योकोहामा रणनीति को लागू करके कौन से हम गोल इसमें प्राप्त कर सकते हैं, ये सब बातें ह्यूगो कार्य योजना में थी। ये कहां पर आयोजित किया गया, जापान के ह्यूगो शहर में आयोजित किया गया था। यूएनओ आपदा का 3रा सम्मेलन था। तो 2 तो हम पढ़ चुके हैं, पहला 1990 में हुआ, दूसरा 1994 में हुआ है, और तीसरा 2005 से 2015 तक रहेगा। तो ये सम्मेलन 2005 में हुआ है और 10 साल तक ये रहेगा, 2015 तक रहेगा, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर 2005 से 2015 तक यानी कि 10 साल के लिए लाया गया था, और ये त्रिस्तरीय रणनीति गोल था। मतलब इसमें 3 बातों को मेन इंपॉर्टेंस दी गई थी। 2005 से 2015 के लिए लाया गया है। 10 साल की रूपरेखा इसमें रखी गई है कि हम 10 साल में आगे आने वाले 10 साल में हम ये काम करेंगे, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, बस एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं जो आपके लिए जरूरी रहेंगे। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ मैंने लिखा है आपदा से बचाव के लिए संस्थानों का मजबूती से विकास करेंगे और एक विकसित तंत्र की स्थापना करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसी संस्थाएं बनाएंगे जो इसके लिए डटकर सामना करें, यानी कि उसको मतलब स्ट्रॉन्ग बनाकर रखेंगे ताकि आपदा आने पर हमारी हेल्प करें। संकट को कम करने की एक ऑर्गेनाइज तैयारी करके रखेंगे, व्यवस्थित तैयारी करेंगे। तो ये टारगेट्स है, लॉन्ग टर्म्स के टारगेट थे जिन्हें हमें अचीव करना था। सतत विकास की योजना और नियोजन में आपदा संकट को कम करने के तरीके, तो ये मैंने आपको बताया त्रिस्तरीय है, तो ये त्रिस्तरीय यही है, 3 पॉइंट इसके यही है कि सतत विकास की योजनाओं और नियोजन में आपदा संकट को कम करने के तरीके लिखे गए हैं इसमें। ठीक है, एक ऐसा तंत्र बनाएंगे, ऐसा ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाएंगे जो उसमें हेल्प करेगा, व्यवस्थित तैयारी करके रखेंगे। तो 3 स्तर का है ये। इसके बाद 2015 में जापान, बस यही इसमें यही बातें थी जो मैंने आपको बता दी है, क्योंकि आपको बहुत सारे के सारे नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में भी नहीं आएंगे। आपको कोई मेंस एग्जाम नहीं लिखना है, आपको जितना लिखना है वो मैंने आपको समझा दिया है, जितना मैंने मतलब जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके 3 गोल मैंने आपको बता दिया और ये कब से कब तक रहा था ये भी मैंने आपको बता दिया। 2005 से 2015 के बीच में था, इसका नाम था ह्यूगो सम्मेलन। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं, जापान में ही होगा 2015 में, यहाँ पर इसे नाम दिया गया सेंडाई फ्रेमवर्क। ठीक है, अब 2005 से 2015 तक यहाँ पर हम उसके बारे में तो हम जान चुके हैं 10 साल के टारगेट के बारे में, लेकिन यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसी कमी रह गई। अब हम आगे क्या काम करें, क्योंकि वहां तक तो सारी कार्य योजना खत्म हो गई थी, पर अब हम आगे इसके लिए क्या काम करेंगे। तो ये 15 साल के लिए आगे स्ट्रेटेजी लाई गई, तो 2030 तक की आपकी स्ट्रेटेजी है और ये इंपॉर्टेंट है। 2015 में जापान के सेंडाई शहर में यूएनओ का आपदा प्रबंधन पर क्या होता है, सम्मेलन होता है, जिसे हम सेंडाई फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसे हम ह्यूगो का अगला चरण भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, ह्यूगो का अगला चरण है ये। 2015 में ह्यूगो समाप्त हो गया और इससे आगे हम क्या बनाएंगे, अलग अलग नई कार्य योजना कैसे बनाएं, इसी के लिए हमने सेंडाई में एक क्या रखा, कॉन्फ्रेंस रखी, जिसे हमने सेंडाई फ्रेमवर्क का नाम दिया। यहाँ पर 15 साल के जो टारगेट्स हैं वो सेट किए गए थे कि आगे आने वाले 15 सालों में हम क्या क्या काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये क्या है। मतलब ये 15 सालों का टारगेट लाया गया था, 2015 से 2030 तक था, और ये कैसा है, गैर बाध्यकारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके ऊपर थोपा जाएगा, ये ऐसी स्ट्रेटेजी है कि आप चाहे तो इसे मान सकते हैं, चाहे तो अपने देश में लागू कर सकते हैं। अगर आपको इसकी जरूरत पड़ती है तो आप इसे लागू कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके लिए काम नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। तो ये बाध्यकारी नहीं है। इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि आप क्या करेंगे, आपदा जोखिम को कम करेंगे, राज्य की भूमिका को इसमें प्राथमिकता दी गई है। जैसे और यहाँ पर किसकी जिम्मेदारी बताई गई है, ये जिम्मेदारी सरकार की होगी और निजी क्षेत्र की होगी। जो जोखिम को कम करने की जिम्मेदारी है वो सरकार, साथ साथ जो आपके निजी सेक्टर्स हैं उनकी जिम्मेवारी होगी आपदा को कम करना। ये सेंडाई फ्रेमवर्क में बातें कही गई थी। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया, 2030 तक आपदाओं के कारण होने वाले जो बुनियादी ढांचे हैं उनको नुकसान ना हो। तो ये सारी बातें सेंडाई फ्रेमवर्क में कही गई हैं। ठीक है, कौन से पेज पर थे हम, सॉरी ये ह्यूगो, ये तो हम पढ़ चुके हैं ह्यूगो, एकदम पेज स्लाइड हो गया ना, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो इस पेज पर थे हम, हमारा ये लास्ट पेज है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बस ये लास्ट एक खत्म हो जाएगी आपकी क्लास, अभी बोर हो गए होगे पढ़ के, है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा सा ही रह गया। तो सेंडाई फ्रेमवर्क के वैश्विक लक्ष्य क्या है। ठीक है, 2015 से 2030 तक, और मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने अपने शॉर्ट नोट्स पूरे अच्छे से बना रखे हैं, जो भी मतलब एग्जाम के टाइम पे आपके हेल्पफुल रहने वाले हैं जो पॉइंट्स, वो मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, साथ साथ क्वेश्चन भी नोट डाउन कर रखे हैं। ठीक है, तो जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मैं आपको वो सारे कराऊंगी, क्योंकि अभी करने का फायदा नहीं है जब तक आप इसकी थ्योरीज नहीं पढ़ेंगे, तो आपको उन सब के बारे में कैसे समझ में आ जाएगा। तो पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, बाद में मैं इनको बिल्कुल ऐसे शॉर्ट नोट में लिख दूंगी, कौन से ईयर में क्या हुआ था, कब क्या हुआ था, तो वो सारा अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में। 2015 से 2030 तक औसत वैश्विक मृत्यु दर, यहाँ पर ये कहा गया था कि जो भी आपदाओं से जो मृत्यु हो जाती है उन सबको कम करना। ठीक है, कितनी कम करना, 1 लाख तक कम करना प्रति, यानी कि मान लीजिए आप 10 लाख में से 1 लाख जो मौतें हैं ना उन्हें कम करना, प्रति 1 लाख तक कम करना, मृत्यु दर के आंकड़ों को कम करना। बस एक बार इसको रीड आउट कर लेना। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया था, 2015 से 2030 तक औसत वैश्विक मृत्यु दर के आंकड़ों को प्रति 1 लाख तक कम करेंगे। आपदा प्रभावित लोगों की संख्या में प्रतिवर्ष 1 लाख की दर में कमी करेंगे, यानी कि इससे बहुत कम लोग प्रभावित हो तो उसमें कितनी कमी करेंगे, 1 लाख की दर में कमी करेंगे। ठीक है, इसके बाद 2000 और जो हमारे देश की जो जीडीपी वगैरह है आपदाओं की वजह से जो उसमें कमी होती है उसको भी कम करेंगे, कि जो हमारे देश की जीडीपी है वो क्या ना हो, कम ना हो। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, जैसे कोरोना आया था, कोरोना तो मैन मेड बोल सकते हैं हम, वैसे हमें अभी इसके बारे में पूरा पता नहीं है,
कि वो मैन मेड है या फिर कैसा है, बट हम कह सकते हैं कि मैन मेड है क्योंकि वो लैब में बनाया गया था। ठीक है, तो जब कोरोना आया था तो हमारे देश की जीडीपी कितनी ज्यादा गिर गई थी, वो भी तो एक तरीके का डिजास्टर था, बट यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर की बात कही गई है। जैसे मान लीजिए आपके देश में बाढ़ वगैरह आ जाती है, तूफान आता है, आंधी आती है, बहुत भयंकर आते हैं एक तरीके से, ठीक है, सूखा पड़ जाता है बहुत ज्यादा भयंकर, तो आपकी जीडीपी क्या होगी, गिरेगी, उससे लोगों का काम नहीं होगा तो जीडीपी ऑटोमेटिक गिरेगी। तो ये इसमें ये बात कही गई कि इसमें क्या करेंगे हम, जो भी जीडीपी है वो कम ना हो, ठीक है, तो इसकी बात कही गई इसमें। और जो लोगों की जो स्वास्थ्य वगैरह है, वो हेल्थ सिस्टम खराब ना हो, जो बच्चों की एजुकेशन है वो ज्यादा खराब ना हो, उसकी रुकावटों में कम करना। 2030 तक मल्टी हैजार्ड्स अर्ली वार्निंग सिस्टम, आपदा की जानकारी का आकलन और लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करना, ये सब काम किसमें कहे गए, सेंडाई फ्रेमवर्क में। ऐसे देशों में वृद्धि, ऐसे देशों की वृद्धि करना जो आपदा से रिलेटेड रणनीति बना रहे हैं, मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा ऐसे वो देश शामिल हो जो किसको लेकर काम कर रहे हैं, आपदा को लेकर काम कर रहे हैं, वो इसमें शामिल किए जाएं। देशों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, 2030 तक का टारगेट रखा गया था कि सभी देश क्या करेंगे, आपस में मिलकर काम करेंगे। तो ये सब था आपका, यहाँ पर हमने पढ़ लिया है सेंडाई फ्रेमवर्क। आई होप आपको एक क्लास समझ में आ गई होगी जितना भी हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा IDNDR 1990, इसके बाद 1994 पढ़ा हमने, इसके बाद हमने 1994 में हमने याकोहामा सम्मेलन पढ़ा है, इसके बाद 2005 से 2015 तक हमने ह्यूगो सम्मेलन पढ़ा, इसके बाद हमने सेंडाई फ्रेमवर्क पढ़ा है। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।